10 मिनट ही लगाई और 10 मिनट में मुझे पूरे महीने की सैलरी मिल गई। इट इज़ गुड। बड़े खुश हो गए। सबको मैं बताता था, देखो भाई एलआईसी से मुझे कार मिली, एलआईसी से मुझे कार मिली। 2000 में जब उस लेडी ने मेरे को ये बात करी तो मैंने सोचा यार बैंक में तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक में तो कोई सोशल जॉब नहीं है। तो मैंने वीआर से ले ली बैंक से। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब आप एलआईसी का काम शुरू करोगे, कल को इनकी शादियाँ होनी हैं तो लोग क्या कहेंगे कि एक एलआईसी का एजेंट के साथ हम शादी कर दें। कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ मैं, कभी भी पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। कोई भी आदमी ये नहीं मेरे को आज तक मिला है जिसने वो 40 लाख का प्रोविजन किया। वो कहते हैं हाँ मैंने आरडी खोल ली है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। ये जो लर्निंग है ये मुझे बहुत काम आ रही है और इससे ही मैं जो है लाइफ में बहुत ग्रो होने वाला हूँ। वो क्या लर्निंग है? तो मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? हम तो भगवान के आदमी हैं, मंदिर में रहते हैं, भगवान के चरणों में सोते हैं, भगवान जो चाहेगा वही करेगा। जब मैं वो चेक लेकर उसके घर में गया तो उसकी वाइफ रोने लगी और उसने जो वर्डिंग बोली उसने मुझे टोटली चेंज कर दिया। महिवाल जी, यस सर। आप इंश्योरेंस के बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे और कैसे आपकी एंट्री इंश्योरेंस के बिजनेस में हुई? सर 1983 में मैंने कैनरा बैंक ज्वाइन किया और कैनरा बैंक मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद हरियाणा में हुई। उसके बाद 2 साल मैंने वहाँ पर एज लॉ ऑफिसर, आई डिड माई लॉ। तो मेरी पंचकुला ट्रांसफ़र होगी। पंचकुला ट्रांसफ़र होने के बाद मेरा गुरु मिस्टर आईसी जिंदल वो काफ़ी चक्कर लगाता रहा कि आपको एजेंसी देनी है, आपको एजेंसी देनी है। मैंने कहा मुझे एजेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंसी का मैंने सुना था कि ये बहुत बढ़िया काम नहीं है, लोग रिजेक्ट बहुत करते हैं, नो बहुत बोलते हैं, तो उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है। और बीइंग ए ऑफिसर इन कैनरा बैंक तो मुझे अलाउड भी नहीं था कि मैं कोई एजेंसी ऐसी चलाऊँ। बट वो पीछे काफ़ी दिन मेरे लगा रहा। तो आखिर मेरी वाइफ ने कहा कि चलो मेरे नाम से लेकर देखो होता क्या है। इवन देन वो जो है वर्किंग थी पीजीआई के अंदर, शी वाज मेडिकल सोशल वर्कर और बहुत अच्छी पोस्ट है मेडिकल सोशल वर्कर, गाड़ी वगैरह उसको मिली हुई थी। बट मैंने उसको जॉब छुड़वा के और मैंने कहा फिर आप अपने नाम से एजेंसी ले लो। तो उसने एजेंसी ले ली और एजेंसी लेने के बाद 1987 में एजेंसी के बाद फिर इसके नाम से मैंने काम शुरू किया। और काम शुरू करते ही सबसे पहला जो मेरी 1 हफ्ता तक मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरा रिजेक्शन जो थी उससे मैं डरता था। जब मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर काफ़ी पीछे पड़ा रहा तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको एक पॉलिसी करके देते हैं। तो एक उस टाइम पे 1987 में लॉ मिनिस्टर होते थे मिस्टर कौशल सेंटर में, उनके बेटे की फैक्ट्री थी, वो ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो मैंने उसको बोला विपिन कौशल मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो 5 मिनट मेरी वेट करना, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे साथ था और उससे पहले मैंने कोई पॉलिसी नहीं की थी और मेरा मन भी नहीं था। तो वो मेरी वेट कर रहा था, 5 बज चुके थे, उसने भी घर जाना था। तो मैं गया, मैंने कहा एक तेरी पॉलिसी निकालनी है एलआईसी की और तू अब चेक बना कर दे दे। उसने कहा कि मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जो आपने पॉलिसी बनानी बना लो। 5 मिनट से मैंने मेरी कहीं पर अपॉइंटमेंट है तो मैंने जाना है। तो उस दिन उसने मेरे से 2 लाख रुपए की मनी बैक पॉलिसी ली, पहली पॉलिसी जो थी, जिसका प्रीमियम बना 13,751 रुपये कुछ ऐसे प्रीमियम बना था। और उसके साथ साथ उसने कहा कि मेरा पार्टनर जो है उसका जीजा ही पार्टनर था उसका, कि इनकी भी एक पॉलिसी कर दो ऐसी। तो दोनों की पॉलिसी मिली और जिसमें मुझे 27,000 रुपये प्रीमियम आया। 27,000 जब मुझे प्रीमियम आया तो उसका कमीशन जब मुझे आया तो मेरी 1 महीने की सैलरी के बराबर था वो, क्योंकि 1987 में जो सैलरी थी बहुत कम होती थी बैंक्स में। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है यार, मैंने तो अभी 10 मिनट ही लगाई और 10 मिनट में मुझे पूरे साल की सैलरी, पूरे महीने की सैलरी मिल गई। इट इज़ गुड। फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और मैंने शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद 4 साल के बाद मुझे जेडम क्लब में बना, मेरी वाइफ जेडम क्लब मेंबर बन गई और 4 साल में 1991 में इनको कार मिल गई एलआईसी की तरफ से। बड़े खुश हो गए। सबको मैं बताता था, देखो भाई एलआईसी से मुझे कार मिली, एलआईसी से मुझे कार मिली। सारे फैक्ट्रीज़ में सब हो गया कि महिवाल साहब को कार मिली एलआईसी से।
तो और लोग मेरे साथ जुड़ते गए अपने आप ही आके बैंक में और मेरे से इंश्योरेंस कराते रहे। लोग ये समझते थे कि यार मैं ये बैंक में बैठा, जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है फाइनेंस की तो ये हमारे ओवरड्राफ्ट भी कर देते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है फिर भी दे देते हैं। इंश्योरेंस के लिए हमारे कोई फ्रॉड का भी डर नहीं होगा कि हमारी इंस्टॉलमेंट किसी ने जमा नहीं की। तो मेरा काम ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलता रहा और 2 साल के बाद फिर मेरे जो थी मिसेज़ वो चेयरमैन क्लब मेंबर बन गई और आज तक वो चेयरमैन क्लब मेंबर ही हैं। उन्होंने MDRT भी की। फिर 2000 में मैंने एक अजय गोयल नाम से एक इंसान था जिसकी मैंने पॉलिसी की और पॉलिसी करने के बाद केवल वो 2 साल चली थी। तो मैंने उसको बोला कि एक पॉलिसी और तेरी करनी है। तो कहता ठीक है जी, मेरे साइन करा दो और आपने पैसे जब मेरा चेक आएगा तो उसमें से आप काट लेना बैंक में। तो एनीवे वो फार्म भर के चला गया, बट उसका चेक आया। उसने सोचा कि सूरज जी बैठे अंदर और वो मेरी इंस्टॉलमेंट काट देंगे, तो उसने किसी और को भेज दिया कि पैसे तू विड्रॉ करके लेके आ, अदरवाइज़ मेरे पैसे जो है इंस्टॉलमेंट वो काट देंगे। तो वो हिमाचल के सुंदरनगर का रहने वाला था अजय गोयल। और जब वो अपने घर जा रहा था वो पैसे लेकर, रास्ते के अंदर उसकी कार जो है किसी खाई में गिरी और खाई में गिरने के बाद वो उसकी डेथ हो गई। मैंने बड़ा अफसोस लगा जब मुझे पता लगा कि मुझे अगर वो पैसे देकर जाता तो मैं लंच टाइम में उसकी पॉलिसी नहीं इशू करवा देता तो ये भी क्लेम उसको मिलता। एनीवे 2 लाख रुपए की जो पॉलिसी थी उसका 4.5 पौने 5 लाख रुपये उसको क्लेम का मिला। जब वो चेक लेके मैं उसके घर में गया, एक बहुत ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। जब मैं वो चेक लेकर उसके घर में गया तो उसकी वाइफ रोने लगी और उसने जो वर्डिंग बोली उसने मुझे टोटली चेंज कर दिया, मेरे दिल को हिला दिया। उसने बोला कि मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा, पर एज गॉड आप एज भगवान मेरे घर में आए हो। आज तक मेरे पास जितने भी आए हैं बिजनेस पीपल, वो कह रहे हैं कि हमारे इतने पैसे हमने इतने लेने थे, देने वाला कोई भी नहीं आया। तो आज आप भगवान के रूप में मेरे पास देने आए हो। ये 5 लाख रुपए से मैं अपनी दोनों बेटी, उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटी इसका मैं पढ़ाई भी कराऊंगी और इसकी 5 लाख से इनकी शादी का भी मैं सोचूंगी कि जो पैसा बचेगा मैं शादी में। 2000 में जब उस लेडी ने मेरे को ये बात करी तो मैंने सोचा यार बैंक में तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक में तो कोई सोशल जॉब नहीं है। तो मैंने VRS ले ली बैंक से और VRS लेने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं फुल टाइम LIC का काम करूँगा जिसकी वजह से मैं लोगों का कुछ और भला कर सकूँ। इन द मीन टाइम मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि अभी आपकी 19 साल जॉब की आपने, आपकी 19 साल की जॉब और रहती है, 19 ईयर्स अभी बहुत पेंडिंग है आपकी, और 19 ईयर्स में तो आप पता नहीं कहाँ तक पहुँचोगे बैंक में। तो अभी मेरे बच्चे जो थे वो छोटे ही थे, 10वीं में 11वीं में से बच्चे मेरा पढ़ता था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब आप LIC का काम शुरू करोगे, कल को इनकी शादियाँ होनी हैं तो लोग क्या कहेंगे कि एक LIC का एजेंट के साथ हम शादी कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ यार बात तो सही है। मैंने कहा चलो फिर मैं बीइंग ए लॉ ऑफिसर, तो मैंने बैंक में छोड़ने के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एज एडवोकेट मैं हाई कोर्ट में 8 साल तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। इन द मीन टाइम मेरे बच्चों की शादी होगी। 2009 में फिर मैंने फुल टाइम LIC ज्वाइन किया और आज तक मैं LIC में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने 9 बार MDRT किया है अभी तक इन मेरे 14 साल में, और लगभग 3 लाख रुपीज़ पर मंथ मैं LIC से अर्न कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, दिस वॉज माई जर्नी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो चीज़ माहीवाल जी आपने बताई कि आप पहले व्यक्ति के पास गए, मिस्टर कौशल के पास, और उन्होंने आपको 27,000 का प्रीमियम दिया एंड आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ा। यस सर। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपको हमेशा जो है लोगों ने सीधा चेक उठा के दे दिया? हाँ, कहीं पे तकलीफ़ें भी आई होंगी, किसी ने हेजिटेशन भी किया होगा। तो क्या आपने किस प्रकार के चैलेंजेस देखे, आप वो थोड़ा सा वो पार्ट भी बता दीजिए। हाँ, मैंने जो मेरे चैलेंजिंग आई हैं वो जब तक मैं बैंक में रहा नहीं आई। रीज़न बिंग कि मैं बैंक में बैठता था तो उस टाइम लोगों को विश्वास था और लोग ऑटोमेटिकली अपने पास ही आते थे, क्योंकि मेरे पास मैंने उनको सबको 5 लाख रुपए तक की एक्सटेंशन दी हुई थी। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है या नहीं है आप विड्रॉ कर सकते हो। और एक बेल में हमारा एक्सटेंशन काउंटर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस की एक यूनिट है ये। तो वहाँ पे हर एक एम्प्लॉइज़ को 5,000 रुपये तक की, अगर उनके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है,
उनको सबको भी अलाउ था कि 5,000 तक हम विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट बैलेंस। तो उस जो मैंने ये काम किया तो उसकी वजह से बेल के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने भी मेरे से इंश्योरेंस करवानी शुरू कर दी। तो उसके बाद मुझे चैलेंजिंग आई हैं जब मैंने बैंक छोड़ा, उससे पहले मुझे कोई चैलेंज क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस आई कि मैं जैसे 10 आदमियों को मिलता था, उसमें से एक बार एक आदमी की पॉलिसी होती थी, 9 लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। और वो जब वो रिजेक्ट करते थे तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर होती थी, लेकिन मुझे मोटिवेशन इसलिए मिलता था कि 10 नहीं 11वां के पास चलो, 11वां आदमी ज़रूर मुझे, नई सीरीज चल पड़ी, अब 11वां आदमी मुझे ज़रूर पॉलिसी देगा। तो ये चैलेंजेस को मैं सामना करते करते 2018 तक मैं चलता रहा। अब जो मेरी रेशो है, अब मैं जिनके पास भी जाता हूँ तो 10 में से 7 लोग मेरे से पॉलिसी करवाते हैं, क्योंकि मैंने जो चैलेंजिंग का जो एक सॉल्यूशन निकाला वो निकाला एजुकेशन। अब मैं एजुकेशन लेने के बाद जब उन लोगों के पास जाता हूँ तो वो लोग मुझे चैलेंज के आंसर नेगेटिव नहीं देते बल्कि पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। मैं कभी भी पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं करता, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन में रिटायरमेंट जैसे प्लानिंग है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है, तो मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ, नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करता हूँ। उनके बेनिफिट्स उनको किस एज पे और कैसे कैसे चाहिए। मैप ऑफ लाइफ है, एक लाइफ कहाँ से शुरू हुई, 0 साल से शुरू हुई और 22-23 साल 25 साल तक वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहा। जो उसके पेरेंट्स उसको कहते थे वो उसने काम करना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद उसकी 25 साल से और 28-30 साल तक इंडिपेंडेंट लाइफ रही। इंडिपेंडेंट लाइफ होती है जब आदमी की इनकम होती है लेकिन खर्चे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स उसके खर्चे करते हैं घर के। उसके बाद उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे हो गए तो वो फिर उसकी जो लाइफ होगी स्पोर्टिव लाइफ होगी, वो सपोर्ट करता है अपने अपने फैमिली को भी, हो सकता है पेरेंट्स को भी करे। और उसमें कुछ से चैलेंजिंग उनको आ रही हैं, उनके कुछ गोल हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, अपनी रिटायरमेंट है। वो जो पर्टिकुलर 3-4 ये जो उनके गोल्स हैं, उन गोल को पूरा करने की बात करता हूँ मैं उनसे। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे बेटे की एजुकेशन जब ये 18 साल का होगा, हो सकता है ये बाहर जाए, तो उस टाइम पे आपके पास 30 लाख रुपया होना चाहिए, आपके पास 40 लाख रुपया होना चाहिए। आपकी शादी, इसकी बेटी की शादी करोगे तो 40 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। क्या उसका प्रोविज़न किया है? तो कोई भी आदमी ये नहीं मेरे को आज तक मिला है जिसने वो 40 लाख का प्रोविज़न किया हो। वो कहते हैं हाँ मैंने आरडी खोल ली है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, हाँ मेरी वाइफ ने इसके लिए गोल्ड लेकर रखा है। बट वो पर्टिकुलर जो गैप है, वो गैप को पूरा करने के लिए मैं अब जब बात करता हूँ तो मुझे नेगेटिव आंसर नहीं मिलते, बल्कि मुझे पॉजिटिव आंसर मिलते हैं। बहुत बढ़िया। सो महिवाल जी, इतने साल जो आपने शुरुआती दिनों में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, फिर बैंक छोड़ने के बाद में थोड़ा टफ भी हुआ, 10 में से एक ही आदमी ले रहा था, तो कई सारे एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं। अगर ये इतने सालों का, अगर इतने एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला जाए तो आपके हाथ में क्या लर्निंग आती है जो आपको ऐसा लगता है कि ये जो लर्निंग है ये मुझे बहुत काम आ रही है और इससे ही मैं जो है लाइफ में बहुत ग्रो होने वाला हूँ? वो क्या लर्निंग है? मुझे इन सारी एजुकेशन से ये लर्निंग मिली है कि जब भी हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो हमें 3 क्वेश्चन करने चाहिए उसको। पहला क्वेश्चन है कि आपको कितना पैसा चाहिए, दूसरा है किस टाइम पर चाहिए, कितने साल के बाद चाहिए, और तीसरा है किस पर्पज़ के लिए चाहिए। जब मैं ये 3 सवाल अपने क्लाइंट के सामने रखता हूँ तो वो मुझे सारी अपनी हिस्ट्री निकाल कर देता है कि मुझे अपने बेटे की एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है, इतने साल के बाद मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक मोटिव मिल गया कि इसको चाहिए क्या, कितना पैसा चाहिए। मुझे प्रीमियम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, उससे मैंने पूछा कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर उसको इतना पैसा चाहिए तो उसको प्रीमियम अब मैं बताऊंगा और वो ना नहीं करेगा इसको। तीसरा है किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो ये तीनों पूरे करने के बाद जब मैं ये पूरी उससे गाइडेंस फिर देता हूँ, जब ये मुझे 3 सवालों के वो मुझे आंसर देता है। जैसे किसी ने कहा मुझे 40 लाख रुपया चाहिए, और चाहिए कितने साल के बाद, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो उस टाइम मैं प्लानिंग करता हूँ कि उसको अब मुझे पर मंथ कितना पैसा उसको बचाना पड़ेगा, और वो पैसा फिर वो मेरे को देता है। अगर कोई आदमी कहता मुझे 6 साल के बाद चाहिए, तो फिर मैं मनचंदा जी की हेल्प लेता हूँ, और मनचंदा जी को वो मैं कहता हूँ कि इनके म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, तब मनचंदा जी ये काम करके मुझे देते हैं।
तो ये जब तक हम 3 सवाल नहीं करेंगे तब तक हमारे को ये नहीं पता चलेगा कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मंजिल क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये 3 सवाल हर एक LIC एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र को पॉलिसी करने से पहले अपने क्लाइंट को पूछनी चाहिए। उससे हमारा रोड जो है सक्सेस की तरफ ही जाता है। कोई आपको ऐसा कॉल याद आता है जहाँ पर कि कस्टमर को क्लोज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बोलते नाक में दम कर दिया इसने? यस। ऐसा कोई कस्टमर याद आता है? एक बार की बात है कि मैं सेक्टर 9 पंचकुला के अंदर शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, उसका जो मेन पुजारी था, मैं उसके इंश्योरेंस के लिए गया और कई चक्कर मेरे लग गए। वो कहता मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, हम तो भगवान के आदमी हैं, भगवान के मंदिर में रहते हैं, भगवान के चरणों में सोते हैं, भगवान जो चाहेगा वही करेगा। तो मुझे एक कहानी याद आई लास्ट में। मैंने कहा ठीक है, मेरी कहानी सुनो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस क्या है और आप क्या हो। मैंने कहा एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी आ गई कि लोग अपना घर से सामान ले लेकर निकलने लगे। वहाँ पे एक मंदिर जो था, वहाँ पे एक पुजारी भी था। और जब सरपंच ने कहा कि निकलो पंडित जी, यहाँ से निकल जाओ, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है और मंदिर भी डूब जाएगा, आप परेशान होगे। मैं उसने कहा नहीं, मुझे तो भगवान बचाएगा, मैं भगवान के मंदिर में बैठा हूँ, भगवान मुझे बचाएगा। जब काफ़ी पानी चढ़ गया तो उसके बाद फिर एक नाव आई उसको बचाने के लिए कि पंडित जी आप आ जाओ नीचे, ऊपर से नीचे आ जाओ, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। पंडित जी ने फिर कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान के मंदिर में बैठा हूँ, भगवान मुझे बचाएगा। फिर पानी और ऊपर तक चढ़ गया और जो पुजारी था वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया, जो गुंबज थी उसके ऊपर चढ़ गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने कहा कि पंडित जी आ जाओ, ये रस्सी मैं दे रहा हूँ आपको, इससे लटक के आप मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, आप बच जाओगे, नहीं तो आप मर जाओगे, इतना पानी चढ़ गया। लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बचाएगा, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो पंडित जो है उसकी पानी में गिरा और उसकी डेथ हो गई। जब वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहने लगा कि भगवान जी, मैंने आपकी इतनी सेवा की है और इतना मैंने आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा ये हाल, आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए? भगवान ने कहा, जब सरपंच ने कहा था कि पंडित जी आप निकलो, तो वो कौन आया था? वो मैं ही तो आया था उसके अंदर। जब आपके पास नाव वाला आया तब भी मैं आया था, फिर भी बचाने के लिए आपने मुझे उस टाइम भी कोई परवाह नहीं की। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा आपके लिए, आपने वो हेलीकॉप्टर में भी नहीं आप बैठी। तो अब मेरी क्या कमी है, मेरी क्या गलती है बताओ? ये तो आपने अपने कर्म जो किए वो गलत किए, इसलिए मैं। तो अब उस पंडित को ये चीज़ समझ आई, तो उसने मैं कहा कि बताओ कितने की मेरी पॉलिसी करोगे? मैंने 5 लाख रुपए की करेंगे। उस टाइम 5 लाख काफ़ी होता था। तो पंडित जी अंदर गए, अंदर जाकर 5 लाख रुपए ही निकाल के ले आए। 5 लाख रुपए कैश लेके आ गए वो। तो अब मैं ऊपर नीचे देखूँ, ये 5 लाख का मैं करूँ क्या? हम तो लालची लोग हैं, इंश्योरेंस वाले, तो हम सोचते हैं कि इसकी 5 लाख कैसे एडजस्ट करें। अब मैंने कहा आप हर साल 5 लाख रुपए दे सकते हो? कहता जी अब तो मैं दे सकता हूँ। जब आपने कहानी सुनाई ना, अब तो मैं दूंगा 5 लाख रुपए। तो उनकी पॉलिसी उस टाइम पे वो हुई 18 लाख रुपए की पॉलिसी बनी है। और 18 लाख की विदाउट इनकम टैक्स जो अगर हम कोई इंश्योरेंस करते हैं तो हमारा MM जो है ना उसकी MHR देता है। तो करनाल से हमारे मार्केटिंग मैनेजर आए और वो मंदिर में गए, उन्होंने उसकी MHR देखी, लिखी उनकी MHR, इसकी इनकम कितनी है, ये क्या इतना पैसा दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। तो 5 लाख रुपए का केस उनका पास हो गया, 18 लाख रुपए का 5 लाख प्रीमियम। और उन्होंने 15 साल वो पॉलिसी चलाई। 15 साल के बाद उनको तकरीबन 35 से लाख रुपया, उनको 18 लाख रुपए का उनको ये प्रीमियम वापस आया जी। तो मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जिस आदमी को जब तक हम कहानी नहीं सुनाएंगे, कोई भी नेगेटिव आदमी है वो इंश्योरेंस नहीं देगा। तो कहानी हमारे साथ ज़रूर ऐड होनी चाहिए हर एक बहुत जगह पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए महिवाल जी, बहुत सारे नए लोग भी अभी जो है इंश्योरेंस पे आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं नए लोगों को केवल 3 बातें ही बताऊंगा कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का जो फील्ड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, नॉट सो इजी। जितना हम सोचते हैं ना कि लाइफ इंश्योरेंस करना बहुत इजी है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट एक आसान भी है। डिफ़िकल्ट जहाँ पर है वो आसान भी है। आसान कैसे है कि हमारे पास 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए? पीपल मस्ट लाइक यू।
लोगों को आप पसंद आने चाहिए। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो आपसे पॉलिसी ज़रूर निकाल लेंगे। जिन लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता, वो मेरे सामने आएगा, मेरे साथ बात करेगा, तो मैं बात ही नहीं करूँगा उससे। तो पीपल मस्ट लाइक यू। दूसरा, पीपल मस्ट ट्रस्ट यू। लोगों का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो ये आदमी हमारे से पैसे लेकर जा रहा है, ये प्रॉपर जगह पर लगेंगे और जब भी हमारे को ज़रूरत होगी तो ये पैसा हमारे को मिलेगा। तो पीपल मस्ट ट्रस्ट यू। एंड थर्ड है, पीपल मस्ट से दैट यू आर स्मार्ट। स्मार्ट डजंट मीन दैट यू वियर ए टाई और यू वियर कोट। स्मार्ट मीन्स आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉलिसी का। पोस्ट ऑफिस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का भी नॉलेज होना चाहिए, इक्विटी का भी नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास ये 3 गुण होंगे तो लोग अपने आप ही आपसे पॉलिसी लेंगे, आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र कहेंगे और आपसे नॉट ओनली फाइनेंस के बारे में पूछेंगे बट लाइफ के बारे में भी आप गाइड कर सकते हैं उनको, अगर आपके अंदर ये 3 गुण होंगे तो। बहुत बढ़िया महिवाल जी। सो महिवाल जी, अभी यहाँ से आगे आपके क्या गोल है, विजन है, उसके बारे में बताइए। बेसिकली अभी जो मैंने जो पैसा कमाया है अभी तक, तो मैंने सारा अपना कंस्ट्रक्शन पर अपने घर, अपना रेजिडेंस बनाने के लिए लगाया। जो मेरी एक इच्छा थी कि मेरे पास भी एक बहुत बड़ा घर हो और कॉस्टली भी हो, तो अब मैंने 6.5 करोड़ रुपया अपने घर पर खर्चा है। और 6.5 करोड़ का घर जब मेरे पास है तो मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया था कि अगर आपने HNI की पॉलिसी करनी है तो आपको भी HNI बनना पड़ेगा, आपको उनके बराबर। अदरवाइज़ हम क्या सोचते हैं कि HNI जो ना बहुत ऊपर वाली स्टेज पर बैठता है, हम बहुत नीचे बैठते हैं। तो जब हम उनके इक्वल हो जाएंगे तो हम उनकी इक्वल बात करेंगे, उनके बराबर की चेयर पर बैठेंगे। तब अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कितना भी बड़ा आदमी हो तो मैं उसको बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के उसके पास जाकर मैं बात कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर आप अभी क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब मैंने अभी तक तो मैंने 9 बार MDRT की है, तो इस बार मेरी MDRT जो थी मार्च में कंप्लीट होगी थी, दूसरी मेरी सितंबर में होने जा रही है और TOT मेरी दिसंबर में हो जाएगी। तो मैं ये बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं इस स्टेज पर फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ और डेफिनेटली मैं इसको विन करूँगा। TOT करना ही आपका टारगेट है? मेरा इस बार COT करने का, और मैं गैलेक्सी क्लब इस साल बन गया हूँ। बहुत बढ़िया महिवाल जी। बहुत सारी चीज़ें आपने जो है ऐसी बताई हैं जो कि हमारी समझ से परे थी। थैंक यू। और आपने बताई, और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो नो डाउट बहुत तरक्की हासिल की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद महिवाल जी, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से चल कर आए हैं हमारे घर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, वेलकम। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।